हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। मैं हूं योगेंद्र सर और हम कर रहे हैं आज पार्ट 7 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। जो लोग नए हैं उनको मैं ऑलरेडी बता दूं कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं 6 पार्ट, जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क के ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। तो हम इतना सिलेबस आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जो कि है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम चाहेंगे इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही वास्ट सिलेबस है, एक बाय एक हमको समझाना पड़ेगा एक एक टॉपिक्स को, तो इसको भी हम पार्ट्स में ही करेंगे। और सिंपलिसिटी के लिए एग्जाम टाइम पे मैं क्या करूंगा, इन सातों पार्ट को या तो आपको कंबाइन करके दे दूंगा या इनकी एक अलग से सिंगल प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी ये एक ही प्लेलिस्ट के अंदर है, जो कि है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस फुल सिलेबस नाम से जो प्लेलिस्ट डली हुई, उसके अंदर ये फर्स्ट चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 हमको साथ में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, जो कि है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 2 पार्ट 7 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे HTML, फिर XML, डोमेन नेम, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग। ये हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, तो हम इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट्स है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा समझाऊंगा कि YouTube पे आप कहीं पे भी वीडियोस देख लीजिए, ऐसी वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड की मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप पुरानी वीडियोस जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोग को पता ही होगा किस तरीके से मैं वर्ड पकड़ता हूं और किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो नए लोग जितने भी हैं और पुराने लोग भी, ये वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाला है आप सभी के कैरियर का। आपको कभी जिंदगी में ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सभी को मालूम है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एक लिखा है वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, वाइड मतलब कि वाइड मतलब पूरी दुनिया में जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, और वेब मतलब जो जाल, काय का जाल इंटरनेट का जाल, जो हमारी डिफरेंट लिंक्स है, वेबसाइट्स है, वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्स जुड़ी हुई है। एक पे क्लिक करो दूसरी लिंक पे पहुंच जाते हैं, दूसरी पे क्लिक करो तीसरी लिंक पे पहुंच जाते हैं, और वो सब लिंक्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी लिंक्स का जो जंजाल बना, जो जाल बना, वेब बना, उसे ही हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और ये इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट से इसकी तुलना मत करना कि भाई इंटरनेट भी वही चीज होती है और वर्ल्ड वाइड वेब भी वही चीज होती है। इंटरनेट अलग चीज होती है। क्यों? इंटरनेट हमें मालूम ही है क्या होता है। इंटरनेट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको हम बोलते थे। ठीक है, जो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और इंटरनेट का रूप ले लिया। लेकिन ये क्या है, जो पूरी दुनिया की वेबसाइट्स है, वेब पेजेस हैं, जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उनका जो ग्रुप है, जो उनसे जंजाल बना है, वो क्या बना है, वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब को ही एक्सेस करने के लिए हमें क्या लगता है, इंटरनेट। इंटरनेट नहीं है तो हम कौन सी वेबसाइट चला सकते हैं क्या? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। तो द वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेज और वेब रिसोर्सेज। जो हमारे ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस और वेब रिसोर्सेज हैं, जो इंटरलिंक्ड हैं, जो आपस में कनेक्टेड हैं, उसी आपस के कनेक्शन के कारण जो वेब बना है उसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। और ये जो सारी रिसोर्सेज है, जो भी लिंक्स है, इंटरकनेक्टेड लिंक्स हैं, जो भी हमारे शेयर्ड है, उनको हम किसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? एक सेकंड में जरा इसको सिलेक्ट टूल पे कर दूं। ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा। चलिए इसको ऐसे ही कर चलाते हैं। टूल्स सिलेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। द वेब ऑन द अदर हैंड
is interlinked of collection of web pages on these computer which are accessible over the internet। और web मतलब क्या? web मतलब the web on the other hand is the interlinking of collection of web pages on these computer which are accessible over the internet। ये क्या है? web मतलब हमारे पास एक इंटरलिंक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, जो हम क्या करते हैं एक सिंगल अभी हमको आगे भी है ये टॉपिक। हम क्या करते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं तो उस वेबसाइट को बनाने के पहले हम क्या करते हैं HTML में एक सिंगल पेजेस की क्या करते हैं कोडिंग लिखते हैं। HTML एक लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। और वेबसाइट हम डायरेक्टली नहीं बनाते, हम एक सिंगल पेज बनाते हैं। जैसे बुक होती है ना, किताब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम एक पेज प्रिंट करते हैं, फिर दूसरा पेज प्रिंट करते हैं, फिर तीसरा पेज प्रिंट करते हैं, और फिर सारे पेज प्रिंट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उनको गोंद लगा के चिपका के क्या करते हैं बाइंड कर देते हैं, और वो हमारी क्या बन जाती है बुक। ऐसे ही हम वेबसाइट बनाने बैठते हैं तो हम एक सिंगल पेज बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है वेब पेज। और वो वेब पेज हम किसकी हेल्प से बनाते हैं XML, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेजेस का यूज करके हम एक वेब पेजेस को बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेब पेज बनाते हैं वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यही वेब है, ठीक है। यही वेब पेजेस को हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, और उसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसी के कलेक्शन को वर्ल्ड वाइड वेब। जो पूरी दुनिया में ये जो वेब पेजेस है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब टुडे गिव यूजर एक्सेस टू वाइड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या करता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या करता है एक एक्सेस देता है किसके लिए, टू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में लोग जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपनी अपनी वेबसाइट पे, तो हम वर्ल्ड वाइड वेब पे जा करके क्या कर सकते हैं उन इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तो आप ये वीडियो को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू वेब। आप YouTube चैनल चला रहे हैं www.youtube.com खोल के भी आप देखेंगे तो YouTube पे आपको ये मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। ऐसे ही आपको वेबसाइट्स पे जाएंगे वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। हम इस जो दुनिया के जंजाल है उस पे जाके क्या कर रहे हैं चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज टुडे द मोस्ट पॉपुलर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। और आज के जमाने में आपको मालूम है कोई भी चीज है यदि हमको उसके बारे में जानना है तो फट से गए इंटरनेट पे सर्च किया और हमको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज के ज़माने में कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे फास्ट या सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम क्या हो गया हमारे पास इंटरनेट। किसी भी जानकारी के लिए हम कहाँ चले जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। क्लियर, तो वर्ल्ड वाइड वेब समझ में आ गया। चलिए तो बात करते हैं अगले टॉपिक की हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बाद HTML। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमें कोई भी वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, HTML, ठीक है। यदि हमें क्या करना है कोई भी वेबसाइट बनानी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमको आनी चाहिए, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम से ही समझ में आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हम हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके क्या करते हैं एक पूरी कोडिंग लिखते हैं, इसकी हेल्प से हमारी पूरी वेबसाइट बनती है। कोडेड फॉर्म में हमारा एक पैटर्न रहता है जो ब्राउजर क्या करता है उसको रीड कर पाता है। ब्राउजर के अंदर क्या करते हैं इस तरह की कोडिंग लिखी रहती है जो वो क्या करता है हम टैग्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे किस तरीके से लिखा जाता है, आगे मैं दिखाई देता हूं ये, ठीक है। ये हमारा क्या है HTML। यदि हमें कोई भी वेबसाइट बनानी रहती तो इस तरीके का एक फॉर्मेट रहता है। ये देखो इसे क्या बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ये हम ये एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ग्रेटर देन लेस देन साइन का, ये देखो, ठीक है। ये टाइटल हो गया, यदि हमें हमारी वेबसाइट के टाइटल पे क्या दिखना चाहिए वो लिखना चाहिए दिखे तो हम यहाँ लिखते हैं, हेड पार्ट में लिखते हैं, बॉडी हमारी मेन बॉडी का कंटेंट हम यहाँ लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना रहता तो हम P टैग में लिखते हैं।
तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टैग रहते हैं। यदि हमें हेडिंग्स देनी रहती है तो H1 H2 H3 H4, बहुत से लोगों ने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेजेस। जब भी हमें स्टैटिक वेब पेजेस बनाना रहता है तो हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं स्टैटिक की बात क्यों कर रहा हूँ, स्टैटिक मतलब जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब कि वो वेबसाइट सिर्फ कोई भी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए रहती है, उसके कंटेंट हमारे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, दो तरीके की वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेज या डायनेमिक वेब पेज किसे कहते हैं, स्टैटिक वेब पेज जिसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, और डायनेमिक वेब पेज जिसका कंटेंट चेंज होगा। जैसे कि अपन इंस्टाग्राम चलाते हैं तो क्या होता है, हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो नई पोस्ट आ जाती है, फिर रिफ्रेश करते हैं तो नई पोस्ट आती रहती है। तो ऐसे पेजेस को क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस। मतलब उसके कंटेंट हर सेकेंड या हर 5 मिनट या हर दिन चेंज होते रहते। बट स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं, आप आज एक्सेस कर रहे हो तब भी वही, कल एक्सेस कर रहे हो तब भी वही। जैसे कि विकिपीडिया पे अपन कुछ सर्च करते हैं ना, तो उसके कंटेंट सेम ही रहते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, हमारे स्टैटिक वेब पेजेस। और वैसे पेजेस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल HTML। और कुछ भी डायनेमिक चीजें करना है तो हम उसमें अलग अलग चीजों को कंबाइन करते हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट और अदर लैंग्वेज का यूज करके हम HTML में डायनेमिक पेजेस बना सकते हैं। लेकिन हमें स्टैटिक बनाने हैं तो हम सिंपल HTML का यूज करते हैं। A markup language is used to define the text document within the tag which define the structure of the वेब पेजेस। ठीक है, इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, टैग की वजह से। ठीक है, टैग ही से हमें पता चलता है कि क्या चीज कैसी होगी। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू एनोट make computer for make note for computer text so that machine can understand it and manipulate text accordingly। और इस टेक्स्ट में, इस लैंग्वेज में क्या रहते हैं, एनोट रहते हैं जो मशीन को बताते हैं कि भाई किस चीज को किस तरीके से लिखना है। जैसे H1 लिखा है तो क्या करेगा, वो लिखी हुई चीजों को बोल्ड कर देगा। H2 लिखा है तो और बड़ी हैंडराइटिंग कर देगा। H3 लिखा है तो और बड़ी। H5 लिखा है तो और बड़ी। या B टैग में लिखा है तो बोल्ड कर देगा। P टैग में लिखा है तो पैराग्राफ कर देगा। तो ये सब क्या कहलाता है, एनोट। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूज टू, दिस लैंग्वेज इज यूज टू एनोट। हम इस लैंग्वेज का यूज करके क्या करते हैं, उस ब्राउजर को एक्सप्लेन करते हैं, उस मशीन को एक्सप्लेन कर दे कि भाई कि जो भी हमारी वेबसाइट को कंटेंट लिखा हुआ है वो किस तरीके से यूजर को दिखाई दे। ठीक है, तो HTML hypertext markup language is used to create a static web page and web application. It is a markup language. It is used for displaying data, not to transport data. ये सिर्फ डेटा को किस लिए यूज होता है, डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। हम इसकी हेल्प से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह या यहाँ से डेटा को सेंड करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन शॉर्ट, आसान भाषा में कहूं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। हम किस लिए यूज करते हैं इस लैंग्वेज का, स्टैटिक वेब पेजेस को बनाने के लिए। और इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के टैग्स का यूज करती है पूरी चीज को समझाने के लिए। ये देखो, ये जो टैग्स के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो भी चीज टैग्स में लिखी रहती है, देखो HTML, ये ग्रेटर देन का टैग, ये लेस देन का टैग, तो इस तरीके की टैग जिस भी लैंग्वेज में रहेंगे उसे कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर, चलिए, तो ये दो चीज क्लियर हुई आप लोगों को। बहुत से लोग नहीं बताते कि इसको मार्कअप क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हो गई हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये रहा हमारा एक वेब पेज। यदि आप इस पूरी कोड को लिख के और .html से सेव करके उसको डबल क्लिक करोगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी हेड पे, हमारी एकेडमी वेलकम टू HTML, सॉरी वेलकम टू माय चैनल, और इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले लैंग्वेज की, जो की है XML, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। डोंट कंफ्यूज विथ ई, ये एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल, यानी कि EXTENSIBLE, मार्कअप लैंग्वेज। अगेन इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज। यदि मार्कअप लिखा हुआ मतलब ये लैंग्वेज किस में लिखी जाती है, टैग्स में लिखी जाती है। इट इज
इट इज अ वर्सेटाइल मार्कअप लैंग्वेज डिजाइन फॉर कैरिंग एंड स्टोरिंग डेटा। अब हमें क्या करा, हमें जरूरत पड़ी कि हमको डेटा को स्टोर करना है या डेटा कहीं फाइल में रखा हुआ वहां से डेटा को लाना है। तो हम उन डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, देखो किस तरीके से स्टोर करते पहले वो देख लेते ताकि आपको ऊपर ऊपर से नहीं जाए। देखो जैसे कि मुझे किसी का नाम, स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर सेव करना था, तो जैसे HTML में लिखते थे ना, तो ऐसे ही हम ये टैग्स के फॉर्म में लिखेंगे XML वर्जन इक्वल टू 1.0। अब इसमें क्या अंतर है कि उसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते थे, मतलब कि हमारे जो HTML था इसमें देखो HTML लिखा है ना, मतलब ये उन्हीं लोगों ने दिया हुआ है। हेड लिखा है मतलब ये उन लोगों का ही है। ये जो कंप्यूटर है वही समझ सकता है भाई हेड में लिखा है मतलब ये करना, टाइटल में लिखा है मतलब ये। इस पर्टिकुलर टैग का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, मतलब इन टैग्स को एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, इनके बारे में जो डिफाइन है वो ब्राउजर में, सिस्टम में डिफाइन है और हमको एज इट इज ये प्री डिफाइंड टैग्स ही यूज करना पड़ता है। हम हमारे खुद के टैग्स यूज नहीं कर पाते HTML में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अब हम XML की बात कर रहे हैं जो कि डेटा स्टोर करने के लिए लैंग्वेज बनी है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हम खुद के टैग्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट लिखा है तो हम इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इन्फो, स्कूल कॉन्टैक्ट, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ओपन हो रहा है तो ये क्लोज भी होता है। ठीक है, आपको ज्यादा डीप में नहीं देखना। ये लिखा है एड्रेस, तो हमने एक और टैग बना दिया किस नाम से, एड्रेस को ओपन किया और क्लोज किया। ठीक है, क्लोज और ओपन में क्या अंतर है, स्लैश लगा रहता है नाम के आगे हमारे क्लोज वाले में। अब हमें डेटा स्टोर करना है तो हमने इसकी कैटेगरी इक्वल टू स्कूल दे दिया। अब इस तरीके से सेव होता है देखो डेटा। नेम में हमने लिख दिया योगी और स्कूल में हमने क्या लिख दिया, सेम रिटर्न्स, और मोबाइल में हमने क्या लिख दिया 001456। तो ये क्या हो गई, हमारा डेटा क्या हो गया, हमारा एक तरीके से स्टोर हो गया, योगी, सेम रिटर्न्स और स्टोर। तो ये टेबुलर फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर है। हम चाहें तो इसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से एक XML लिखा जाता है और इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और हमें जहां लगता है हम वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये होती है हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, एज इट इज सिंपल सी है। ठीक है, तो हम टैग्स के फॉर्म में लिखेंगे चीजों को और करेंगे। क्लियर, चलिए तो अगली हमारा टॉपिक है वो है डोमेन नेम्स। तो सॉरी, XML के बारे में हमने पढ़ा नहीं ज्यादा। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज वर्सेटाइल मार्कअप लैंग्वेज डिजाइन फॉर कैरिंग एंड स्टोरिंग डेटा। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, कैरिंग और स्टोरिंग डेटा। ठीक है, हमको डेटा को कैरी करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या स्टोर करना है, उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट अलाउस यूजर टू डिफाइन देयर कस्टम टैग्स। हम इसमें अपने खुद के टैग्स लिख सकते हैं, जैसे लिखे थे ना कॉन्टैक्ट, एड्रेस, मेकिंग इट हाईली फ्लेक्सिबल। इससे क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मतलब हम खुद से कोई चीज कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल कहलाती है। XML इज ऑफन यूज्ड फॉर डेटा इंटरचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम इनेबलिंग द शेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा इंटरचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम, यदि हमको डेटा को इधर से उधर इंटरचेंज करना है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, XML। कहीं पे किस फॉर्मेट में, किसी में किसी फॉर्मेट में, तो हम एक सिंपल XML फॉर्मेट में उनको चेंज करके डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, XML इज आल्सो यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। इसकी हेल्प से हम वेबसाइट और वेब पेजेस भी बना सकते हैं। इट इज डायनेमिक बिकॉज इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द डेटा नॉट फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा। और ये डायनेमिक होता है, सीधी बात है, जहां पे भी डेटा वाली चीजें आ जाती हैं वहां चीजें कैसी हो जाती है, डायनेमिक। मतलब हम डिफरेंट डेटा क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से शो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डेटा चेंज होगा मतलब वो चीजें क्या हो जाएंगी, डायनेमिक हो जाएंगी। द डिजाइन गोल ऑफ XML फोकस ऑन सिंप्लिसिटी, जनरलिटी एंड यूजिबिलिटी अक्रॉस द इंटरनेट। क्यों, इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि सिंपल रहे, जनरल रहे और इसको आसानी से इंटरनेट पे क्या कर सके, हम यूज कर सके फॉर स्टोरिंग और कैरिंग डेटा। तो ये हो गई हमारी दोनों चीजें। HTML का काम सिंपल वेबसाइट बनाना, स्टैटिक वेबसाइट्स बनाना, और XML का काम डेटा को स्टोर और कैरी करना। और इसके साथ हम डायनेमिक वेबसाइट भी XML की हेल्प से बना सकते हैं। क्लियर, चलिए तो हम यदि HTML के साथ XML का यूज कर रहे हैं तो हम
एक डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो डेटा को शेयर करना या लाना ले जाने का काम हम किससे कर सकते हैं, XML से, और हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमारी वेबसाइट्स पे दिखा सकते हैं। क्लियर? और ये रहा XML लिखने का तरीका, जिसमें क्या होते हैं, हम खुद के टैग्स बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के प्री डिफाइंड टैग्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिंपल भी होता है और जनरल भी होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा डोमेन नेम। ठीक है, जो भी वेबसाइट का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम्स। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इसमें क्या समझने वाली चीज है, अब पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जब भी हमें कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना होता था तो हम उसको उसके यूआरएल की हेल्प से ही, सॉरी, हम उसके आईपी एड्रेस की हेल्प से ही एक्सेस कर पाते थे, क्योंकि हमें जब मालूम है, हमने आईपी एड्रेस पढ़ा हुआ है पहले भी, हमारे प्रीवियस जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं या इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि आईपी एड्रेस कैसे मिलता है। कोई भी दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर चीज यदि इंटरनेट पे है, चाहे वो कोई भी फाइल हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, और यदि हमें उसको एक्सेस करना है तो हम उस आईपी एड्रेस की हेल्प से ही एक्सेस करते थे, या वहां तक कोई चीज पहुंचाना है तो उसको आईपी एड्रेस की हेल्प से ही वहां पे पहुंचाते थे। ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस कैसा होता है, यूनिक होता है, उसके एक का जो आईपी एड्रेस है वो दूसरे का नहीं होता। तो ऐसा ही हुआ कि अब भाई क्या हुआ कि गूगल वाले ने बोला कि मेरा आईपी एड्रेस ये है, जिसको भी मेरी वेबसाइट पे जाना है ये लिख दो। तो क्या लिख दो, ये जो नीचे लिखा हुआ है ऐसा लिख दो, 164.100.60.233। ऐसा आप क्या करो, इंटरनेट में टाइप करो तो गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। तो लोगों को क्या लगा, लोग बोले कि चल गूगल चलाते हैं। तो क्या हुआ, 164.100 क्या था भाई, एड्रेस क्या था याद ही नहीं आ रहा, आईपी एड्रेस क्या था भाई, तेरे को याद है क्या? अरे मेरे को तो 100 ही याद आ रहा। तो क्या हुआ, लोगों को याद ही नहीं रहता कि भाई क्या है आईपी एड्रेस। तो हुआ क्या कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके कारण लोगों को आईपी एड्रेस याद ना करना पड़े। उसको क्या बोला गया, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा पर्टिकुलर इंटरचेंजेबिलिटी वाला सिस्टम यूज किया गया, जिसमें क्या करते थे, जो भी आईपी एड्रेस है उसको होस्ट नेम और डोमेन नेम में चेंज कर देता था, या डोमेन नेम को होस्ट नेम में चेंज कर दिया जाता था उसकी हेल्प से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम आया, डोमेन नेम सर्वर नाम जिसे कहते हैं, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, और ये पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, उसके पास एक लिस्ट रहती है, भाई ये सारे आईपी एड्रेस और ये उनके नाम। तो यदि हम क्या करते थे, कोई भी डोमेन नेम डाला, मैंने लिखा www.google.com, तो वो किसके पास जाता है, डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है। डोमेन नेम सर्वर देखता है ये google.com जो लिखा हुआ है इन लोग, इस google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो देख लिया आईपी एड्रेस क्या लिखा है, 164.100.60.233। मान लो कि ये है इसका गूगल का आईपी एड्रेस। तो क्या करता था, वो समझ जाता था कि भाई इनको गूगल का पेज एक्सेस करना है, और वो क्या करता था, उस आईपी एड्रेस से वो पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन नेम सर्वर काम करता है। और डोमेन नेम्स क्या हो गए, हमने हर एक आईपी एड्रेस को एक नाम दिया, उसी नाम को क्या बोला जाता है, डोमेन नेम। और ऐसा नाम देना क्यों क्यों देना पड़ा नाम, क्योंकि आईपी एड्रेस याद रखना सभी लोगों की बस की बात नहीं थी। सभी लोग इतने बड़े बड़े आईपी एड्रेस याद नहीं कर पा रहे थे। एक आध कर भी लेते तो क्या होता कि अलग अलग वेबसाइट के, हमें भी इंस्टाग्राम चलाना है, हमें उसका याद नहीं आ रहा आईपी एड्रेस, हमें स्नैपचैट चलाना है उसका आईपी एड्रेस याद नहीं, हमें फेसबुक चलाना है उसका आईपी एड्रेस याद नहीं आ रहा, तो लिख के रखना पड़ता है एक डायरी में कि भाई स्नैपचैट चलाना है, लिखना भाई ये। तो ऐसा ना करें, तो अपन ने क्या किया, उनको नाम दे दिया, www.google.com, www.facebook.com, www.snapchat.com। क्यों दिया, इसीलिए दिया। ठीक है, और जब ये हम यूआरएल टाइप करते हैं तो ये यूआरएल जो भी नाम रहता है पहले कन्वर्ट होता है आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस से वो चीजें हमारी एक्सेस हो जाती है। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो काम करता है चेंज वेंज करने का, वो कौन करता है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, चलिए, तो अर्लियर टू एक्सेस अ वेबसाइट वी नीड टू एंटर आईपी एड्रेस ऑन अवर वेब ब्राउजर। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब भी हमें कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना रहता था तो हमें उसके क्या बोलते हैं यूआरएल, क्या बोलते हैं, हमारे वेब ब्राउजर के
एड्रेस बार में हमें आईपी एड्रेस लिखना पड़ता था, बट इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ द डिफरेंट वेबसाइट एज दे आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग। और उन वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता था क्योंकि वो नंबर और स्ट्रिंग के फॉर्म में रहते थे कुछ इस तरीके से। सो हाउएवर इट इज इजियर टू रिमेंबर द नेम एंड देयरफॉर ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग ए वेबसाइट और वेब रिसोर्सेज इज गिवन नेम अगेंस्ट इट्स आईपी एड्रेस। तो सभी जो वेब होस्टिंग वाले हैं जो होस्ट करते हैं वेबसाइट को, उन्होंने क्या किया, एक मेथड निकाली कि क्यों ना जितने भी आईपी एड्रेस है उसके अगेंस्ट उनको एक क्या दिया जाए, नाम दिया जाए। उन्हीं नामों को क्या कहा गया, डोमेन नेम्स या फिर होस्ट नेम। कहीं पे लिखा आता है डोमेन नेम या होस्ट नेम, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या पर्टिकुलर पेज को एक नाम दिया गया, उसे ही क्या कहते हैं, डोमेन नेम्स। क्लियर? तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम किसे कहते हैं। डोमेन नेम वही है जो आप यूज करते हो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, नाम। ठीक है, तो www.facebook.com क्या हो गया, नाम। अब बात करेंगे यूआरएल की। ठीक है, यूआरएल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोमेन नेम से आप कंफ्यूज ना हो यूआरएल को। ठीक है, तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसका एक और नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यदि हम यूआरएल की बात करें तो यूआरएल को क्या बोलते हैं, it is also known as uniform resource locator. It is a unique address or path for each located on a web. जैसा कि मैंने बताया था ना कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें इंटरनेट पे उसका एक आईपी एड्रेस होता है। अब पूरी दुनिया में हर एक चीज का आईपी एड्रेस है, तो उस चीज से रिलेटेड डोमेन नेम भी बना होगा, यूआरएल बना होगा। ठीक है, तो इसी से हमारा क्या जनरेट हो जाता है, यूआरएल। मान लो कोई चीज फोल्डर के अंदर फोल्डर हमारे रखी हुई है, तो उसका भी आईपी एड्रेस है, तो उससे रिलेटेड भी हमको क्या करना है, एक डोमेन नेम बनाना है। तो होता क्या है कि डोमेन नेम के साथ ही हमारे और भी चीजें जुड़ जाती हैं। तो वो चीजें जुड़ने से क्या होता है, जो हमारा डोमेन नेम होता है वो एक नाम ले लेता है पूरा, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि सीधी बात है, जब आप कंप्यूटर में डी ड्राइव में हो या ई ड्राइव में हो, या मेरे ही ड्राइव में जाके आपको दिखाता हूं कि ये सपोज करो कि मैं यहाँ पे आ गया, मैं आ गया डेस्कटॉप पे। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज आपकी चीजें सर्वर पे रखी रहती है। मान लो कि ये मेरा सर्वर है, मैंने बोला कि भाई मेरे सर्वर पे क्लास 12 CS जो फोल्डर है उसमें जाओ, तो ये देखो मैं कहाँ पहुंच गया, दिस पीसी से डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप से पहुंच गया क्लास 12 CS में। क्लास 12 CS में भी क्लास 12 CS में जाओ और इसके बाद मैं जाता हूं कंप्यूटर नेटवर्क, यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे देखो सातों पार्ट्स के जो भी मैंने बनाए हुए हैं PDF और PPT यहाँ पर है। ठीक है, यदि मैं पर्टिकुलर पार्ट 7 की बात करूं और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा पाथ मिलेगा, सी यूजर्स योगी डेस्कटॉप क्लास 12 CS यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क, इस तरीके का ये हमको लोकेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, इस लोकेशन का URL। ठीक है, ऐसी ही चीजें हमारी कहाँ डली रहती है, वेब सर्वर पे। ठीक है, वेब सर्वर मतलब जहां पे हमारी पूरी वेबसाइट है, तो वहां पे भी सेम चीजें हो रही है। वहां पे भी हमारे कुछ फोल्डर्स में हमारी वेबसाइट के पेजेस हैं, कुछ फोल्डर पे हमारी फोटो रखी है, कुछ फोल्डर पे हमारी इमेजेस रखी है, कहीं पे हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, कहीं हमारा प्रोडक्ट वाला पेज है। तो वो चीज क्या कहलाती है, एवरी पेज ऑन ए वेब सर्वर, एवरी पेज ऑन ए वेब हैज ए यूनिक URL। ठीक है, जो हर एक पेज, हमारी वेबसाइट बहुत सारी पेजों से मिली हुई है, अब वो वाले पेज भी कहीं ना कहीं तो स्टोर है, और कहीं ना कहीं स्टोर है तो मतलब उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि वो कोई चीज कहीं पे है तो उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। तो उस आईपी एड्रेस को लिख के तो हम उस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम उसको भी क्या कर देते हैं, एक नेम दे देते हैं। तो वही जो नाम साथ में जुड़ गया उसे क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस पर्टिकुलर जो चीज है, जो थिंग है, चाहे वीडियो है, चाहे ऑडियो हो, चाहे इमेज हो, फोटो है, तो वहां तक पहुंचने तक का रास्ता क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इट इज ए यूनिक एड्रेस और पाथ, पाथ भी लिखा हुआ है, फॉर ईच रिसोर्स लोकेट ऑन अ वेब। जो पूरी एक वेबसाइट पे जो भी रिसोर्सेज लोकेट है, जो पूरी इंटरनेट पे या वेब पे जो रिसोर्स लोकेटेड है, तो वहां तक की पहुंचने का रास्ता क्या कहलाता है, URL। ठीक उसी तरह जैसा हमारा अभी यहाँ पे बना था हमारे लोकल कंप्यूटर पे।
तो जैसे हम चला रहे हैं amazon.com, तो उसका मेन रास्ता तो क्या हो गया www.amazon.in, ठीक है, ये इंडिया वाला है तो समझ लो क्या हो गया www.amazon.in। हम इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सी वेबसाइट खुलेगी, अमेजोन वाली खुलेगी, मतलब amazon.in का होम पेज खुल जाएगा। अब यदि मैं वहां पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूं तो हमारा यूआरएल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा www.amazon.in प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स ही लिखा है, जिस पे क्लिक करूंगा तो उस तरीके का वो यूआरएल बन जाएगा, मतलब कि वो क्या कहलाएगा, वहां तक जाने का रास्ता वहां पे बन जाएगा। तो और उस चीज को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो URL इज समथिंग समटाइम्स आल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। इस URL को और क्या बोला जाता है, वेब एड्रेस। However, a URL is not only domain name. URL को सिर्फ डोमेन नेम नहीं कहा जाता, ठीक है। URL सिर्फ डोमेन नेम नहीं होता, उसके साथ कई बार साथ में अदर इंफॉर्मेशन भी होती है that completes a web address as depicted below। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे amazon.in है, ये क्या हो गया, इसका डोमेन नेम। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी तरीके का ही URL रहे। कई बार क्या होता है, हम फोल्डर के अंदर चीजें रखते हैं, तो वो जो हमारा डोमेन नेम है उसमें स्लैश करके वो फोल्डर्स और वहां पे जो पर्टिकुलर चीज है, चाहे वो वीडियो हो ऑडियो हो, वो लास्ट में हमको मिलती है। जैसे कि हम टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक वाला है कि हम टेक्स्ट बुक ओपन करनी थी तो हम www.ncrt.in क्या हुआ, ये हमारा डोमेन नेम है। अब इस डोमेन नेम मतलब ये हमारा मेन फोल्डर है, ठीक है। मेन फोल्डर के बाद एक टेक्स्ट बुक नाम का फोल्डर है और उस टेक्स्ट बुक नाम के फोल्डर के अंदर भी textbook.html नाम से क्या है, एक फाइल है, उसको एक्सेस करना था। तो हमारा URL क्या बना, ये बना। कई बार हम देते हैं ना कि भाई क्या बोलते हैं अपन लोग, तुम लोग बोलते हैं सर नोट्स दे दो, नोट दे दो, तो हम लोग आपको क्या देते हैं, लिंक्स भेजते हैं। कौन सी लिंक भेजते हैं, गूगल ड्राइव की लिंक भेजते हैं। तो देखना उसमें भी इसी तरीके की क्या बनती है, स्लैश करके फोल्डर्स का पाथ रहता है, जैसे ही आप क्लिक करते हो उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। होप समझ में आ गया होगा, लाइक करें यदि आपको समझ में आ गया हो तो कि URL होता क्या है। नेक्स्ट है वेबसाइट। ये तो सब लोगों को मालूम है, बच्चे को मालूम। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट, या फिर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट शेयर्स ए कॉमन डोमेन नेम, इट इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ये थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की डेफिनेशन हो गई। जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जो एक कॉमन डोमेन नेम को शेयर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि amazon.com के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, कहीं व्हीकल वाला पेज, कहीं प्रोडक्ट वाला पेज, कहीं मोबाइल वाला पेज, कहीं ये वो पेज, दुनिया भर के लाखों करोड़ों हमारे पास वेब पेजेस हमारे किस पे हैं, अमेजोन पे। लेकिन हम उनको पूरे को कंबाइन कर देते हैं तो वो एक सिंगल वेबसाइट बन जाती है, जिसे हम कहते हैं www.amazon.com। तो वेबसाइट क्या है, website as a name suggests is a central location that includes multiple web pages that are maintained by person or organization and is accessible to anyone anywhere at any time using the internet। क्या हो सकता है, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ये मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होता है जो या तो कोई पर्सन मेंटेन कर रहा रहता है, यानी कि मेरी पर्टिकुलर योगेन नाम की भी वेबसाइट हो सकती है, एक पर्टिकुलर बंदे की वेबसाइट हो सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि अमेजोन की, या किसी कंपनी की हो सकती है, किसी स्कूल की हो सकती है, जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वेबसाइट एज द नेम सजेस्ट इज बेसिकली सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस दैट कंटेन, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एक्सेट्रा, एंड शेयर अ यूनिक डोमेन नेम। तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते, चाहो तो ऊपर वाली लिख दो, ये वाली, या आप ये वाली, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी कि जो टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो का कलेक्शन होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जिसमें इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वो वेब पेजेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, और जो क्या करते हैं, शेयर से कॉमन डोमेन नेम, एक पर्टिकुलर कॉमन डोमेन नेम को शेयर करते हैं, ठीक है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज सेल, प्रोडक्ट एक्सेट्रा, दैट इन टर्न इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और वेबसाइट बनाते क्यों, ताकि हम क्या करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें किसी चीज के बारे में, या हमारी सेल्स को बढ़ा सके। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो डाल क्यों रहे हैं, ताकि हमारे लाइक्स बढ़ सके, शेयर बढ़ सके, पैसे बढ़ सके, हमारी ग्रोथ हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए हम क्या बनाते हैं, वेबसाइट्स
बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारी वेबसाइट, एग्जाम्पल में लिख देना जो भी मानो आपको, www.amazon.com और google.com, इसके अलावा और कुछ मत लिखना। क्लियर? नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर भी सबने देखा ही है। ठीक है, अब हमें कोई भी वेबसाइट चलानी है तो जो हमें सॉफ्टवेयर लगता है उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। यानी वेब को ब्राउज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगा या एप्लीकेशन लगी उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर और मोबाइल and is used by user or visitor to have access or retrieve information or data such as web page, images, video etc. from the web सर्वर। ठीक है, यदि हमें वेब सर्वर पर ज्यादा टेक्निकल हो गई, यदि वेब सर्वर पर कोई वेबसाइट रखी हुई है और उसको देखना है तो हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को डालेंगे www.facebook.com और उसके सारे कंटेंट हमारे ब्राउजर पे हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? HTML में लिखी हुई चीजों को डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमको यदि क्या बोलते हैं, वीडियो देखना है तो हमारे लैपटॉप मोबाइल में क्या होना चाहिए? वीडियो प्लेयर होना चाहिए। यदि हमें ऑडियो सुनना है तो हमारे मोबाइल में ऑडियो प्लेयर होना चाहिए, तो हम क्या कर गाने सुन सकते हैं। ऐसे ही हमें कोई वेबसाइट एक्सेस करना है तो हमारे मोबाइल में क्या होना चाहिए? गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स। ठीक है तो हमारे मोबाइल में तो बेसिकली क्रोम होता है। ठीक है, तो हम उसकी हेल्प से क्या करते हैं? इंटरनेट चलाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। क्लियर है? इट इज एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग एंड व्यूइंग वेबसाइट्स यूजिंग इंटरनेट। चाहो तो आप ये सिंगल लाइन भी लिख सकते हो यदि आपको अच्छा लगे तो। इट्स मेन फंक्शन इज टू गेट और रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब एंड देन शो इट टू यूजर व्हेनेवर दे वांट। ठीक है, तो ये आप चाहो तो ये नीचे की 4 लाइन लिखें या ऊपर की जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, यदि नंबर के हिसाब से आप लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं, सफारी, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आर एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। और चाहे तो आप मेरी बोली हुई चीजें भी लिख सकते हैं। वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट और वेब पेजेस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर्स। अब वेब सर्वर्स क्या होते हैं? नाम ही से समझ में आता है। वेब सर्वर्स जो वेब को क्या करे? सर्व करे आपके सामने। सर्वर देखा होगा ना, सर्व करो भैया, सर्व करो मेरे को। अपन शादियों में जाते हैं, कहीं पे जाते तो लोग बाग क्या करते हैं? हम उससे बोलते हैं भाई एक आलू क्या बोलते हैं, एक गुलाब जामुन और डाल दे। और रसमलाई वाला है तो भाई एक रसमलाई और भाई। डोसा वाला भाई डोसा दे दे, तो वो डोसा दे देता है। तो सर्वर क्या होता है? जो सर्व करते हैं वो सर्वर्स। अब वेब सर्वर क्या सर्व करेगा? बेचारे के पास वेब है तो वो वेब सर्वर करेगा। ठीक है, वेब सर्व करेगा। तो वही चीज तो होता क्या है, जब हम ब्राउजर पे क्या करते हैं, जब भी हम URL को क्या करते हैं? टाइप करते हैं हमारे वेब ब्राउजर पे, तो क्या होता है? यहां से एक रिक्वेस्ट जाती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हर एक चीज का क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हम वो जो बेचारा शादियों में जो परसने वाला रहता है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई एक गुलाब जामुन और दे दे। तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं उसको, ऑर्डर थोड़ी देते भाई दे, गाली थोड़ी देते भाई दे, डाल डाल, ऐसा कुछ नहीं बोलते उसको। ठीक है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं भाई एक गुलाब जामुन और दे दो, भाई डोसा दे दो। ठीक है, या हम कहीं पे भी जाते हैं होटल में, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की। चलिए, और रिक्वेस्ट ही करना चाहिए हम पर्टिकुलर, बाकी लोग का नहीं पता। बट कोई चीज हमें किसी चीज से लेनी है तो हम क्या करते हैं? उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो सेम उसी तरह यदि हम मान लो स्नैपचैट चलाना है, फेसबुक चलाना है या इंस्टाग्राम चलाना है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक तो बंद होने वाला है लगभग। तो मान लो हमें इंस्टाग्राम चलाना है तो हम क्या करते हैं? हमारे वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में लिखते हैं www.instagram.com। ठीक है, और मान लो हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया तो ये जाएगी रिक्वेस्ट किसके पास? वेब सर्वर के पास। कहां पहुंच गई? वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर का काम क्या रहता है? वो वहां पे तो ये इंस्टाग्राम की सारे फाइलें अपलोडेड है। ठीक है, इंस्टाग्राम वालों ने अपने जितने भी पेजेस है सब कहाँ पे अपलोड करके रखे हैं? वहीं पे। ठीक है, अभी हम होस्टिंग पढ़ेंगे आगे। तो जितने भी पेजेस हैं, जो भी हमारे आईडी हैं, पासवर्ड हैं, फोटोज हैं, वीडियोस हैं, रील्स ही रील्स पड़ी हुई हैं उनके सर्वर पे। तो हमने यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, वो पहुंचा कहाँ पे? वेब सर्वर। वेब सर्वर चेक करता है आईडी सही है, आईडी का पासवर्ड भी सही है। तो अब क्या करना है? उसको रिस्पॉन्स भेजना है। तो वो क्या करेगा? वहां से क्या करेगा? सब कुछ सही होने पे क्या करता है? रिस्पॉन्स भेजता है और हमारे वेब ब्राउजर पे क्या खुल जाता है? इंस्टाग्राम का पेज खुल जाता है।
और फिर हमें रील्स दिखना चालू हो जाती है। तो वेब सर्वर्स क्या है? वेब सर्वर का काम कुछ नहीं रहता, जो भी चीज हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देने का काम क्या रहता है, या उसको सर्व करने का काम किसका रहता है? वेब सर्वर का। वेब सर्वर आर द कंप्यूटर्स यूज्ड टू स्टोर HTML फाइल्स व्हिच मेक्स अ वेबसाइट एंड व्हेन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्टेन वेबसाइट्स इट डिलीवर्स द रिक्वेस्टेड वेबसाइट टू द क्लाइंट। इतना सही काम उसका रहता है। वहां पे सारी चीजें हमारी क्या रहती है? स्टोर रहती है हमारी। वहां पे क्या होती है? सारी चीजें कैसी रहती है? स्टोर रहती है। पूरी की पूरी वेबसाइट वहां स्टोर करके रखी जाती है। ठीक है, जिसकी भी वेबसाइट रहती है, फेसबुक वाले अपनी पूरी वेबसाइट सर्वर पे रखते हैं, व्हाट्सएप वाले वहां पे पूरी वेबसाइट व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, स्नैपचैट की, सबकी क्या होगी? वेबसाइट वहां पे अपलोडेड रहती है। हमें जो भी पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना है या जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करना है, हम यूआरएल पे टाइप करते हैं, उस यूआरएल का रिक्वेस्ट वहां जाता है और वो सर्वर हमें क्या करता है? रिस्पॉन्स पे वो वेबसाइट हमें हमारे ब्राउजर पे भेज देता है और हम उसको क्या कर पाते हैं? एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, वही चीज ये पूरे इसमें लिखी हुई है नीचे वाले पैराग्राफ में, मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूं। द वेब सर्वर कैन बी एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बट इट इज यूजली सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन ए कंप्यूटर। या तो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है वेब सर्वर, या हार्डवेयर हो सकता है, बट बेसिकली ये ज्यादातर जहां पे भी सर्वर्स होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? सॉफ्टवेयर के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जो एक कंप्यूटर में क्या रहते हैं? इंस्टॉल रहते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकुलर कंप्यूटर को ही हम क्या कह देते हैं? सर्वर्स कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे वेब सर्वर, जिनका काम क्या है? जो भी यूजर रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट को, उनको सर्व करने का काम करता है। ठीक है, वेब सर्वर्स ये वही चीज आ गई। ये यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं और यहां से इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है? रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्लियर? चलिए, ये दोबारा ये पेज रिपीट हो गया, न जाने किस तरीके से, पर हो गया है तो हो गया है। ठीक है, चलिए, तो वही चीज लिखी हुई है। तो ये इस तरीके से देखो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और जो भी चीज वो रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स करने का काम करता है, वो पर्टिकुलर मशीन पे वो भेज देता है उस चीज को। लास्ट हमारा टॉपिक है वेब होस्टिंग। लास्ट ही टॉपिक है ना? हाँ, चलिए, तो आखिरी, सबसे आखिरी हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मैंने एक वेबसाइट बना ली HTML का, जो अपन ने अभी देखा था ना, वो HTML से कुछ कुछ टैग्स लिख लिख के वेबसाइट बनाने वाली बात कही थी मैंने आपको। मान लो हमने एक पेज बना लिया, उसमें लिख दिया ये वो फलाना ढिमका और .html नाम का एक पेज बना लिया। हम उनको .html से सेव करके हमारे कंप्यूटर पे चला के भी देख रहे हैं और दिख रहा है बकायदा कि हाँ भाई एक नंबर चल गई। अब मैंने अपने दोस्त को बताना है कि भाई वेबसाइट बन गई है, अपन लोग ने सब कुछ काम कर लिया है, लिख दी उसमें सब कुछ चीजें, क्लास 12 IP का सिलेबस सब CS, पर अब मैं उसको घर घर जाके तो दिखाऊंगा नहीं लोगों को कि ये देखो लैपटॉप मैंने वेबसाइट बनाई, ये देखो लैपटॉप मैंने वेबसाइट बनाई, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेजूं सबको कि भाई मैंने वेबसाइट बनाई है, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, ये देखो। नो, हम क्या करेंगे? आप इस वेबसाइट को क्या करेंगे? होस्ट कर देंगे। जैसे अपन 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी पे अपन फ्लैग होस्टिंग करते हैं। फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है? ऐसे धागा खींचते हैं, झंडा ऊपर जाता है और क्या हो जाता है? फ्लैग होस्ट हो जाता है। यानी कि झंडा क्या होता है? ऊपर चला जाता है। यह झंडा हमेशा ऊपर ही फैलता है। ठीक है, तो इसी तरह वेब होस्टिंग होती है। वेब होस्टिंग में क्या होता है कि हम जो वेबसाइट रहती है जो हमारे कंप्यूटर पर लोकली मौजूद है, जिसको हम सिर्फ हम ही देख सकते हैं, हम और किसी को नहीं दिखा सकते, शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं एक कंपनी के पास जिसको बोलते हैं वेब होस्टिंग कंपनी। वो सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? वेब होस्टिंग सर्विस। उनको बोलते हैं ये लो, 1 साल के 1500 रुपए लो, 2000 रुपए लो और ये मेरी वेबसाइट को क्या करो? सर्वर पे अपलोड कर दो। मैंने बताया था सर्वर, जहां पे सारी वेबसाइट क्या रहती है? अपलोडेड रहती है। तो जो वेब होस्टिंग रहती है, वेब होस्टिंग मतलब कि जो हमारी वेबसाइट है, हमने पूरी HTML पूरी वेबसाइट बना ली है, उसको सर्वर पे अपलोड करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग ए वेबसाइट टू सर्वर। क्लियर? चलिए, ये डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है, ये इसमें मिला हुआ दिखेगा नहीं, आपको लिखा हुआ है। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड करके आप इसको लिख लेना। फिर से बोल रहा हूं, वेब होस्टिंग इज अ service which is used to
upload a website on a server so that it can be accessed ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि सारी दुनिया के लोग उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर पाएं। ठीक है, जैसे ही हम किसी कंपनी को, वेब होस्टिंग कंपनी को बोलते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप आपके सर्वर पे अपलोड कर दो और हमें एक क्या दे दो, यूआरएल दे दो, और इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे, मंथली रेंट, एनुअल रेंट, जैसा भी है। जैसे अपन रहने के लिए घर लेते हैं ना कि भाई एक महीने किराया 3,000, एक साल का किराया इतना हो जाएगा, ऐसे ही हम हमारी वेबसाइट को होस्टिंग कंपनी पे, होस्टिंग कंपनी वाले जहां अपलोड करते हैं वहां हमारी वेबसाइट को रखने के कुछ पैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम उनको बोल देते हैं और वो सारी चीज मैनेज करते हैं। क्या क्या मैनेज करते हैं, वेब होस्ट, उनको वेब होस्ट कहा जाता है, उनको क्या बोलते हैं, वेब होस्ट। जैसे बोलते हैं ना पार्टी होस्ट कर रहा हूं, मतलब कि पार्टी मैं होस्ट कर रहा हूं, मतलब पार्टी का पूरा खर्चा मेरा, सिक्योरिटी का खर्चा मेरा, डीजे, खाना पीना, सब चीज का खर्चा मेरा, तो उसको क्या बोलते हैं, होस्ट है, हम पार्टी करने के होस्ट है। ऐसी जो वेब होस्टिंग वाले रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उन कंपनी को क्या बोलते हैं, वेब होस्ट। तो वो सारा काम वही देखते हैं कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रही है, वो सिक्योर होना चाहिए, कोई भी जितने भी आईडी पासवर्ड सर्वर पे अपलोड हो रहे हैं वो हैक नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए, फाइल्स कोई और के पास नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड सारे काम, जो भी सॉफ्टवेयर लग रहे हैं वो प्रोवाइड करना, ईमेल प्रोवाइड करना, ये सारे काम कौन करता है, वेब होस्ट। ठीक है, ये सब लोग मैनेज करते हैं और इसके लिए वो लोग मोटा पैसा लेते हैं। जैसी जैसी सर्विसेज चाहिए आपको वैसे वैसे वो उनके दाम बताते हैं। ठीक है, वेब होस्ट रेंट आउट सर्विस एंड टेक्नोलॉजी टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। वंस यू हैव चूजन योर डोमेन नेम एंड साइन अप टू अ होस्टिंग प्लान, देन योर वेबसाइट इज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। जैसे ही आप उनके प्लान्स ले लेते हो कि भाई 5,000 रुपए साल, 10,000 रुपए साल, तो वो क्या करते हैं, आपको एक डोमेन नेम चूज करने को बोलते हैं कि आपको क्या नाम रखना है। मैं बोलूंगा www.hamariacademy.com नाम रख दो। ठीक है, बोलेंगे ठीक है, दिया आपको ये नाम। यदि नहीं मिला तो www.hamariacademy.in रख दो, www.hamariacademy.edu, मतलब कि आप आपके हिसाब से डोमेन नेम चूज कर सकते हो और साइन अप करेंगे और फिर वो क्या करेगा, अपलोड होने के बाद वो यूआरएल आपको दे देगा। फिर मैं बोलूंगा बच्चों वेबसाइट बन गई है, आपको एक्सेस करना है तो आप जाइए www.hamariacademy.edu पे और अब वहां पे आपको क्लास 11, 12, 13, 14, 15 सबका सिलेबस मिल जाएगा। तो ये होता है वेब होस्टिंग। और आगे जो मैंने बोला था वही लिखा हुआ, वेब होस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर योर सर्वर इज अप रनिंग, चल रहा है, चलते रहेगा, ये सब सारा काम देखने का काम किसका रहेगा, वेस्ट होस्ट का। पार्टी में खाना खत्म ना हो जाए, मेहमान कोई आया नहीं आया, ये सारा काम देखने का, करने का सारा काम उनका, कोई भुक्कड़ आके खाना खा के ना चला जाए। ठीक उसी प्रकार वेब होस्ट का काम रहता है, वो सारी चीज देखता है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, कोई सिक्योरिटी ना टूट पाए, कोई डेटाबेस ना चुरा पाए। तो ये सारा काम अब उनका, अपना काम क्या है, उनके मुंह पे पैसे मारने का काम है। ठीक है, तो ये था वेब होस्टिंग। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है चैप्टर 2, जिसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। होप आप सबको मजा आया होगा। तो लाइक करें वीडियो को, ये सब जितने दुनिया भर की लिंक्स लिखी हुई है यहाँ पे, इनको क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपको वहीं पे मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।